अब हम लोग कुछ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सिंपल ए इक्वल टू क्या था, वह पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर टू पावर एन, यही है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये अमाउंट का हुआ, अमाउंट का हुआ। बात समझ में आ गए? तो कब, when r is given per annum, है ना, पर एनम एनुअली, है ना। यहां पर हम लिख ले पर एनम का मतलब एनुअली। ठीक है ना। अब इसी चीज को अगर हाफ ईयरली होगा या कोई भी ईयरली होगा, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो, कुछ भी हो, तो उस फ्रैक्शन को अगर हम m मानते हैं या k मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, m मानते हैं या k मानते हैं, तो फॉर्मूला यही रह जाएगा। अगर रह जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, माने रहेगा। एनुअली के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, पर डे भी होगा, तो पर डे वाला आप लोग को सवाल नहीं देगा। बैंक में तो ब्याज पर डे ना जुड़ता है, बैंक में जो आप अकाउंट्स रहता है उसमें इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से जुड़ता है, मंथली भी नहीं जुड़ता है। पहले हुआ करता था मंथली, पर डे जुड़ता है, उसका कैलकुलेशन है। अरे पागल, तो समुच्च होकर हो जाएगा ना, एग्रीगेट करेंगे तो फाइनली हो जाएगा। पर डे ही तो जोड़कर पर मंथ हुआ, है ना। तो लेकिन दोनों में अंतर होगा, उसको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें एक डिफरेंस दिखाएंगे तो समझ में बात आएगी। पहले इसको देख लेते हैं। ये सब एज इट इज रह जाएगा। अगर हम P लिख दें 1 प्लस आर बटा एम कर देते हैं, डिवाइड इंटू एम इंटू एन हो जाएगा। यानी अगर हाफ ईयरली होगा, देखो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया। ये कॉमन फार्मूला हो गया, इसी को कॉमन फार्मूला मानो, इसको कुछ देर के लिए एक माने वो कर दो। तो अब अगर मान लो कि हाफ एनुअली होगा, एनुअली में डबल एन हो जाएगा ना, एनुअली होगा तो यानी क्या होगा, m इक्वल टू 1। एनुअली में एक ही पेमेंट होगा, साल में एक बार होगा ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो m अगर यहाँ 1 रखते हो, यहाँ 1 रखते हो, तो ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, ये पहला हो गया। अब अगर दूसरा रहता क्या, हाफ ईयरली, यानी क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 2। तो यहाँ कितना रख देंगे, r बटा 2। यहाँ ईयर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। अगर रेट 4% दिया हुआ है तो जब हाफ ईयर कंपाउंडेड होगा तो रेट क्या हो जाएगा, नहीं 100 कहाँ जाओगे, 2 से करना है। अगर 4% है तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। और अगर मान लिया ईयर जो है 3 ईयर है, 3 ईयर्स है, तो कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स हो जाएगा। 6 हो जाएगा, लेकिन होगा तो 3 ही, लेकिन 6 टाइम्स उसका हो गया ना। साल में 2 बार दिया ना, तो 3 साल में 6 बार देगा, है ना। 6 ईयर्स यहाँ नहीं माना जाए, सीधे माना जाए कि आपको m को कंसीडर करना है। एनुअली में 1 और हाफ ईयरली में 2। तो इसका पोजीशन 2 जगह है। रेट को जितना भी रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे और टाइम को जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है? नहीं तो बनाने में तो डेसिमल में आसान है।
2% हो गया, यानी 0.02 हो जाएगा। और 1.5 वर्ष अगर ईयर है तो 3 वर्ष हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा जो है आपका क्या रहेगा, क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी m कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4% है तो 1% हो जाएगा, और ईयर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साल 2 ईयर से तो 8 हो जाएगा उसका वैल्यू। और समझ में आ गए, इस सिंपल फार्मूला से समझ में आता है कि ये हर जगह लगेगा, एनुटी में भी आएगा तो लगा देंगे। और फोर्थ कौन हुआ, नहीं रे, डे वाला नहीं तुम लोग को पढ़ना है, मंथली। मंथली में m कितना हो जाएगा, 12। तुम कहता बोली रे ना, 12 मंथ होगा ना, और उसमें 30 होगा, लेकिन 30 की जगह पर उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, पर डे का वो e टू पावर समथिंग होता है, नहीं e टू पावर n होता है शायद, ऐसा कुछ कैलकुलेशन, उसको हमको ध्यान अभी नहीं। यही 4 आपके पास बार बार पूछता रहेगा, समझ रहे हैं ना। अब आप एक हाफ ईयरली वाला बना लेते हैं। सवाल नंबर बोलो। शीट 7 का 1 बोलिए। लिखा हुआ व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम पेबल हाफ ईयरली फॉर 2 इयर्स विल अमाउंट टू ₹1000। हाँ, तो यानी गिवन क्या क्या है बोलो। अमाउंट दिया, हाँ यस, ये दिया हुआ है कितना, 1000 रुपीज, और स्मॉल भी लिख दो, कैपिटल भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। हाँ कितना है, 5% लिख दिया। यहाँ पर लिख दो क्या, हाफ ईयरली, ये लिख देना, ये हाफ ईयरली है ना। तो 10% सालाना हो गया रे, 2.5 होगा टोटल। ओवरऑल तो 5% देगा, 10% ना हो गया, 2.5%। पहला 6 महीना पर 2.5% देगा, फिर अगले नेक्स्ट 6 मंथ पर 2.5% देगा। तो पर एनम परसेंटेज के बगल में पर एनम तो हाफ ईयरली कहाँ पढ़ लिए, पर एनम होता है एनुअली। अच्छा, और वहाँ लिखा हुआ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, नीचे लिखा हुआ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी ईयरली जो है 5% ही है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट क्या होगा, 6 मंथ्स पे कंपाउंड होगा, पैसा जुड़ेगा वो 6 मंथ पे। जैसे आपका 100 रुपया है, 5% एनुअली होगा, तो यानी कि कितना अटैच हो जाएगा, 5 साल के अंत में कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 100 रुपया है तो पहले कितना जोड़ देगा, 6 महीना के लिए 2.5 रुपया, यानी 102 रुपया 50 पैसा। 6 महीना में पैसा हो जाएगा कितना, 102 रुपया 50 पैसा। फिर इसका 2.5% कितना होगा, निकाल। हाँ क्या लिखेगी, 102.50। अच्छा, फिर प्लस इक्वल कर दे, पूरा 105 ना होगा, हाँ वही माने रखता है, वो माने है, वो मीनिंगफुल है। ये 100 रुपया था तब ना, अगर 2 लाख रहता तो, अगर 2 लाख रहता, 2 लाख का तुम 2.5% निकाल, पहले 2 लाख लिख, इंटू 2.5%। कहाँ लिखती है रे, 2.5 को कितना लिखेगी, परसेंट को कितना लिखेगी डेसिमल में, हाँ तो उसे करना। अच्छा अब प्लस कर दे, 2,05,000, फिर इसका 2.5% निकाल, फिर प्लस कर दे, इक्वल कर,
प्लस करेगी तब ना, अब बढ़ जाएगा। फिर से कर। हाँ, तो टोटल कितना हो गया? तो अब बता 125 रुपया बढ़ा कि नहीं? ऐसे होता 2,10,000। यही हुआ। अब इसी में इसी को बोलते हैं वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 125 रुपये एक्स्ट्रा हो गया ना। तो अब बता, किसी को 2 लाख है, अब किसी को अगर मान लो कि अगर 10 लाख होता तो 125 इंटू 5 होता ना, यानी 600 समथिंग हो जाता, 625 हो जाता ना, 5। हाँ बताओ, 625 रुपये का अंतर पड़ता ना। तो अच्छा, तो हाफ ईयरली समझ में बात आ गई। कारण न होता कि अब तो आपका ऐसे तो पूरा 100 रुपया पर ना पूरा साल कैलकुलेट होते हैं। अब तो चूंकि बीच में ब्रेक हो रहा है तो वो भी पैसा जुड़ गया, अब उस पर ना ब्याज जुड़ रहा है। तो निश्चित होता है कि जो रनिंग है 5% एनुअली, वो जब ब्रेक हो गया तो क्या होगा, वो भी अपना कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आएगा। तो इस वैल्यू के हाफ ईयरली के तो एनुअल की तुलना में हाफ ईयरली ज़्यादा बड़ा होगा, मंथली उससे ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। और क्या है? टाइम है कितना? एन है 2 ईयर्स। तो बोल पूछता है सी आई ना। अच्छा, सम ऑफ मनी पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, पी पूछा। तो चूंकि हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे, अगर हम P इक्वल टू डायरेक्ट लिख दें तो क्या लिखेंगे, ऊपर A लिख देंगे, ये नीचे आ जाएगा कितना, 1 प्लस R बटा 2 टू पावर 2n, यानी हमारे पास कितना है 1000 डिवाइडेड 1 प्लस, इसको आधा करेंगे तो यानी कि यहाँ पर कर दे कितना 1.025, यहाँ कर दे 2 दूनी के 4, तो 1.04 इंटू, कैसे करेंगे, रुक जा हम बताते हैं। 1.04 कर, हाँ जी, 1.025 की इंटू कर, इक्वल कर, रुक जा, एक बार और करेगी तो 3 दफा होगा, एक बार और करेगी तो 4 दफा होगा, 2 बार करना पड़ेगा, इंटू इक्वल हो गया ना। इसको रिवर्स कर दे, इंटू कर दे 1000 से, आंसर मिला। आई बात समझ में कैसे बनेगा, क्वार्टरली रहेगा, मंथली रहेगा, जो भी कुछ रहेगा। तभी चंदन कहा कि 2 मिनट में बन गया, 5 मिनट का सवाल है। कितना हो गया, 906 रुपया पूरा पूरी। हाँ आंसर बोलना, नहीं तुम अपने इसका 0 ये ना हो गया। तो अब अगर क्वार्टरली रहे, मंथली रहे, तो सब इस फॉर्मेट में बन जाएगा। पीओ, अच्छा फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो क्वार्टरली हो तो हमको कुछ अलग से नहीं लिखना है, एनुअली वगैरह वगैरह, बस हमको अगर ये हाफ ईयरली है तो सीधे सीधे हम यहाँ एम मान के चल जाएंगे। क्वार्टरली है 4, ठीक है, मंथली है तो 12, अब सब बन जाना चाहिए। नहीं सर एक सवाल है, बोलो बोलो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1 lakh for 9 months at 8% per annum compounded quarterly। हाँ तो ठीक तो है, का पूछा, हाँ तो ठीक है, देखो देखो कैसे बना दें, बड़ा आसान है। कितना नंबर है सवाल? 4 नंबर इसी का है ना, शीट 7 सॉल्यूशन कर दें, कितना का, 4 का। अच्छा आपका अमाउंट पूछ रहा है, अच्छा CI पूछ रहा है,
यही ना। तो सी आई पूछ रहा है तो आपका पी दिया होगा कितना, 1,00,000 और देखिए यहीं पर बतला देंगे, बाकी तुम लोग बना लोगे। ये क्या दिया है, हाँ ना ना ना, हाँ 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 9 months। इसको कितना लिख सकते हो, 9/12, यानी आप 3/4 लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट करोगे तो 4 क्वार्टर होगा, ये 3 क्वार्टर हो गया ना, 4 आ गया ना, क्वार्टरली कर दिया, 4 4 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। क्योंकि 2n करोगे तो 2n करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे और r को 4 से डिवाइड कर दोगे। करते हैं, इतना ईयर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद रेट दे रखा होगा कितना, 8% है क्वार्टरली। अच्छा, कंपाउंडेड क्वार्टरली पर एनम, यही ना, यहां लिख देंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, अब बस सी आई इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं सी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे रे, पी अंडर ब्रैकेट, तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दें, फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है, यानी कि 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 अब अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना हो जाएगा, ऐसा इसको बाहर कर लेते हैं, 8 का हो जाएगा 2%। अगर अच्छा फार्मूला पहले लिख दें ताकि काम करने में आसानी हो जाएगा। फार्मूला क्या लिखेंगे, P 1 प्लस R/4 डिवाइडेड 4n माइनस 1, अच्छा माइनस कहाँ से होगा, ये तो होगा, बोलो। अच्छा, तो अब कितना लिखोगे, रुपीज 1,00,000 और 1 प्लस 4 है, यानी कि 1.02 लिख दें डायरेक्ट। अच्छा, अब 4n है तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा डायरेक्टली, -1 रिजल्ट। 1.202 को 3 से 3 टाइम्स करो, -1 कर दे इंटू कितना आया आंसर, 6,000। हाँ, पॉइंट बोल देंगे तो कैसे बोलेंगे रे, हाँ हाँ, अगर ये हम 3 टाइम्स इसको कर दिए, अगर ये 3.5 नहीं रहेगा सवाल, तो फिर लॉग लग जाएगा, वही हम सोच रहे अगर रहता तो नहीं उसका सवाल ही नहीं देगा, आप तक कर लिए, अगर वो दे देगा तो फिर लॉग में कन्वर्ट कर देंगे ना। हाँ, इसे लॉग लॉग लगाकर पहले क्या करेंगे कि वो निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, जहाँ पर भी डेसिमल आएगा वहाँ पर लॉग लगा देंगे। तो अगर मान लो कि यही लॉग में रहता तो लॉग पी हो जाता, हम सी आई नहीं निकालते, फिर हम लोग अमाउंट निकालते, तो अमाउंट निकालते तो यहाँ लिख देते ना, लॉग ए इक्वल टू लॉग पी प्लस एन, लॉग यहाँ 1 प्लस आर, ये ना लिख देते। अब बता, लॉग जो है काम कर गया, ये भी फार्मूला यही चीज है, एक ही है वो लॉग के फॉर्मेट में, क्योंकि इसको भी तोड़ोगे तो रिजल्ट वही आ जाएगा।
है ना। कोई कहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो तो ऐसे मत लिखो, लॉग में लिख दो। अरे पागल हो गया है क्या, ज़्यादा पढ़ लिया है। अरे कर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई मेरे, कर ऐसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देख कॉमन निकाल लेंगे लो तो पी इंटू में आ जाएगा, एन ऊपर चढ़ा देंगे और दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे, हो गया। और बोल, अब एन्युटी करेंगे। इसमें एक चीज जो बता रहे थे, नीचे कहा जा रहा है रे, 7 3 गो हो गया। देख इस ये भी साथे है ना। अच्छा ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, अच्छा उसके नीचे ये वाला आ गया, कॉपी हो गया ये वाला। देख इसी में हो सकता है कि आप लोग को पूछ दे कि अगर मान लो अमाउंट कुछ भी दिया रहेगा, समझ रही है, मान लेते हैं कि हम लोग इसमें हम सिखला रहे हैं आपको क्या, हम सिखा रहे हैं आपको ये टर्म्स, उम्मीद है कि रहेगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब ये समझ। अब मान लो कि आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपया है, एग्जाम्पल से समझा देंगे, और आर जो है आपका 4% है पर एनम, ठीक है ना। और टाइम ले लेते हैं 1 साल, 1 साल में बनाना आसान हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ टाइम ले लेते हैं 1 ईयर, तो बता इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 104, सीधे सीधे 104 रुपया हो जाएगा ना। अब इसी सवाल को हम लिखते हैं क्या कि P रहे आपका 100 ही, और R जो रहे वो 4% पर एनम, बट कह सकते हैं हाफ ईयरली कंपाउंडेड, नीचे कहला लिख रहे हैं। हाफ ईयरली कंपाउंडेड, अच्छा, और टाइम उतना ही रहने दें 1 ईयर, समझ रही है। तो अब जो है इसका जो है अमाउंट कितना होगा, तो इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 100, 104 का 4% 16, 1 रुपया 60 पैसा, यानी 108 रुपया 60 पैसा, 4 को 16, 108 रुपया 60 पैसा आता है। देख तो कैसे करोगे, उसी ढंग से ये 4% का 2% हो जाएगा ना, और ये 1 का 2 साल हो जाएगा। फॉर्मूला ये ना होगा चंदन, 1 का 2 साल हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो अब इसका 1.02 को मल्टीप्लाई करके कितना रिजल्ट आता है, 104 रुपया 04, इतना रुपया हो गया चंदन। तो इसका मतलब क्या हो गया,
डिफरेंस अगर निकाल तो कितना हो जाएगा, यानी 1.104 माइनस कितना 100 यानी 4.4, ये हो गया इफेक्टिव रेट। नॉमिनल रेट कितना है, नॉमिनल रेट कितना है, जो पर एनम दिया रहता है वो नॉमिनल रेट होता है, हाफ ईयरली से नहीं। अगर उसको हाँ कह सकते हो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो ये 4% नहीं होता, ये कुछ एक्सीड कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू जो है उस पीरियड में आकर कंपाउंड हो जाता अब फिर उस पर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। ऐसे तो डायरेक्टली वो आफ्टर 1 ईयर होता, लेकिन ये बीच में पैसा इंक्लूड हो गया 6 महीना में, तो फिर वो 6 महीना पर 2.5% से एक्स्ट्रा ना, उसको 2% से एक्स्ट्रा वो मिल गया ना, तो वो जो 2.5 रुपया 4 रुपया जो बढ़ गया, यानी कि कितना हो जाएगा, आधा महीना में कितना हो जाएगा, 2% से तो 2 रुपया हो जाएगा, तो 102 रुपया हो जाएगा। अब उस 102 रुपया पर ना जो है तुमको लगेगा 2%, तो 100 रुपया तो 2 रुपया तो मिलना ही मिलना है, लेकिन 2 रुपया जो इंक्लूड हो गया था उस पर भी तो 2% मिल जाएगा, तो है ना 504 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार ये जो डिफरेंस निकाला जाता है तो उसने दिया रहेगा कि यदि इफेक्टिव रेट इतना है तो उसका नॉमिनल रेट कितना होगा, या अगर उसका नॉमिनल रेट इतना है तो उसका इफेक्टिव रेट कितना होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो अगर इसका तुम फार्मूला बनाना चाहो तो क्या हो गया, ए किस पर, एट इफेक्टिव रेट, और क्या हो जाएगा, नहीं इफेक्टिव रेट का फार्मूला क्या बना, नॉमिनल रेट का फार्मूला क्या बना, बोल। फार्मूला अगर बना लोगी तो समझ में रहेगा, उसमें सवाल आया नहीं आया होगा। तो हम लोगों ने लिखा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होना चाहिए क्या होगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट -1 होगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इफेक्टिव रेट माइनस ऐसा ही कुछ होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट -1। देख तो यहाँ पर आता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.04 0.04, ये 1 में से घटाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4.00, ये आ गया था 4.04, प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा देखते हैं कैलकुलेट करके कोई दूसरा सवाल। इसका एक फार्मूला होता है, कुछ देर के लिए अगर रहने दो। अगर 100 रुपया लेते हैं फिर ठीक है, और इस पर आर हम ले लेते हैं कितना, 3% लेते हैं। अगर आर 3% है, पी कितना है 100 है, मान इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो आप उसको जो है इस ढंग से बनाने की कोशिश कीजिएगा, कम से कम दिमाग में तो बात रहेगी ना कि इस पर चर्चा हुई थी और कैसे बनाना है, दोनों को बारी बारी से बना लेना है और उसके आधार पर कंसीडर कर लेना है। तो 3 है और टाइम हमारे पास 1 है, क्योंकि सबसे आसान एग्जाम्पल यही होगा। तो यानी कि आफ्टर 1 ईयर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 103, 3% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉमिनल, क्लियर। अब अगर हम ये एनुअल है, एनुअली कंपाउंडेड, ये सवाल उसमें ना होगा या कभी आएगा तो आएगा, ये एगो सवाल रहता है, पूरी किताब पढ़ोगे ना तो एगो सवाल मिलेगा, 1 या 2 सवाल, एक एग्जाम्पल में बनाए हुए और एगो सवाल पूछ देगा, तो इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देता है, लेकिन नहीं पाते परीक्षा में पूछ बैठता है। थोड़ा सा उस पर अगर हम लोग समझ ही लेंगे तो दिक्कत क्या कि क्वार्टरली हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब कि इफेक्टिव रेट डिफर करेगा। एनुअल जैसे ही वो टूट गया,
हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या डेली में, तो निश्चित है कि जो एनुअल रेट होगा उससे जो एक्चुअल रेट होगा वो ज़्यादा होगा। इफेक्टिव रेट मतलब एक्चुअल रेट, किस रेट पर उसको मिला। नॉमिनल एक प्रोसीजर दिया गया कि इतना है तो इतना होगा। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब इसी बात को अगर हाफ ईयरली पे जाओ तो बोले लड़की हाफ ईयरली पर इसका कितना हो जाएगा अमाउंट, तो क्या करेंगे, 3 का आधा 1.5, तो 1.015 हो जाएगा। नहीं, यानी कि यहां पर R/2 हो जाएगा। हाँ, और n जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर तो कितना आया, हाँ तो ये कितना आया, 0.0225। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा रुपया 103.0225। ये भूलना मत, इसको पूरा लिखना। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसलिए इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3.0225। एक परसेंट होगा क्योंकि 100 से हो रहा है, तो यानी कि ये जो है यहां पर नॉमिनल रेट कितना हुआ, नॉमिनल रेट। ये तो ऐसे करते ना, इसको ऐसा लेते हैं कि काम करने में आसान हो जाता, क्योंकि इसको चारों में ले जाएंगे, हाफ ईयरली में भी ले जाते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली में ले जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं, और मंथली में ले जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो परसेंटेज ऐसा रखा जाए कि 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, नहीं समझने में आसान हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे राउंड फिगर में आता रहेगा। हम लोगों को तो समझना है कंसेप्ट को, कहाँ समझेगा बता, वो कंफ्यूज होगा कि नहीं, बैठा हुआ जो है हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ बात पढ़ा रहा है, कभी 3% लिख रहा है, कभी 12% लिख रहा है, कभी ये कर रहा है वो कर रहा है, चंदन है ना, ऊपर से बतिया रहा है चंदन और किरण है ना, सीधे अपना सवाल पढ़ा दे। अब बता, अगर मैग्नेट देख रहा होगा, दिखे कभी, या वो जो लड़की आई थी हीरो हीरोइन निकिता है ना, तो वो सब देख के क्या करेगा, कहेगा ना कि आदमी खाली बकवास करता है, पढ़ाएगा क्या। अरे पढ़ा तो वो जगह जो कि मैथ में नहीं है, क्योंकि हमें आपको सिखलाना है, समझ रहे हैं ना, नहीं कि हमें जो है इसको कंप्लीट करा देना है। ये चीजें इसमें आता है, जो चीज़ इसमें है कुछ तो हमारी नज़रों में होगा, कुछ नहीं होगा फिर कहीं सामने आ जाएगा, या हो सकता है कहीं आगे हो इसमें लिखा हुआ। लेकिन चूंकि कंपाउंड चल रहा है तो कितना ले ले रहे लड़के, 12 ले लेते हैं। चंदन 12 के हिसाब पर कैलकुलेट करो, अगर 12% लेते हैं तो ये तो सीधे सीधे 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ये देख रहे 112 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 6 का 8 6 72, 113 समथिंग हो जाएगा। हम 12/12 कहे करेंगे, अभी तो हमको हाफ ईयरली निकाल रहे हैं ना, हाफ ईयरली कर रहे हैं ना, सबको अलग अलग बना देंगे। ऐसे ही वाला चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। अरे 106 हो जाएगा, फिर 106 का 12%, नहीं 106 का 6%, तो 6 6 36, 3 रुपया 60 पैसा,
तो कितना आया? 112.36। कितना हुआ रे? अभी तक कैलकुलेट करने में फंस गए। अरे पागल, आपको कैसे करोगे? लिख, हम बताते हैं। 1.06 कितना? 1.06 लिखिए, इंटू इक्वल कितना हो गया? इंटू 100। हुआ ना? तो हाँ, तो 106। 12 का ही तो आधा करेंगे, तो 106। 106 लिख पहले, लिखिए। अरे 6 महीना में 6% ना देगा, तो 106 रुपया हो गया ना, 100 रुपया का। हाँ, तो 106 लिख, 106 और इंटू 6% इक्वल, और फिर प्लस इक्वल। तुम गलत जोड़ी ना, पूरा मिटा। पहले लिख 106 प्लस, रहने दे, फिर इंटू कर कितना? 6% इक्वल कर, कितना आया? 6.36 है। तुम पागल है, पूरा तुम जीरो कर पहले। ठीक है, 1 पहले रुक, हम जैसे बता रहे हैं, हटाओ हटाओ हटाओ, जीरो कर। ठीक, 100 लिख इंटू 6% इक्वल 600। ऐसा कर, हम जैसे कर रहे हैं, वो 100 लिख इंटू 0.06 इक्वल 6 रुपया, फिर प्लस इक्वल, अब फिर इंटू 0.06 इक्वल 6 रुपये 36 पैसा प्लस इक्वल। हाँ, तब यही चीज तो बार बार कर रहे थे। नहीं आया चंदन? तो कितना था? 112 रुपया 36 पैसा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 घटा देंगे इसमें? नहीं, रेट रुपया में जाएगा रे। हाँ, अब देख, यानी ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12%। ये नॉमिनल रेट है ना, है इसका नॉमिनल रेट हमारे पास R इक्वल टू 12% है। लेकिन अगर 6 महीना के हिसाब से चला जाए, क्वार्टरली के हिसाब से, तो इसका इफेक्टिव यानी साल के अंत में तो इतना मिल रहा है ना आपको, तो आपका इफेक्टिव रेट कितना है? इसमें साल के अंत में 112 मिलेगा, इसमें 112 रुपये 36 पैसा मिलेगा। यही सब है टाइम वैल्यू आपका नहीं, क्योंकि जब आप करोड़ों का बिजनेस करेंगे तो 0.1%, 0% भी, 0.005% भी आपके लिए माने रखेगा नहीं, उससे आपका पूरा कैपिटल्स का जो है वैल्यूएशन कम बेसी हो जाएगा। यहाँ पर तो चूंकि छोटा फिगर लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आगे जाके आप लोग कारपोरेट का अकाउंट्स पढ़िएगा, कारपोरेट अकाउंटिंग पढ़ना होगा ना। अभी जितने भी पढ़ते तो सब तो कारपोरेट का है। जहाँ पर शेयर फंड्स हो गया, शेयर कैपिटल्स हो गया, सीधे कारपोरेट हो गया, क्योंकि वही शेयर इशू कर सकता है। बच गया? बड़ी दिन के बाद ही गाना लगा। अरे तक चार्ज नहीं हुआ यार। लो, आज दिन भर बिना चार्जे का रहेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहेंगे। मूड बना रहे हैं घूमने जाने का, पैसा वैसा है नहीं, उसी से पैसा लेते हैं। पैसा रखियो कि रे, 300 रुपये नहीं रखी है? आएंगे कहीं तो सर से मांगना पड़ेगा, अगला क्लास में दे देंगे हम अरे अब बाकी तो मेरे पास रहवे करता है, घटती बढ़ती रहते हैं। हम अपना इंस्टीट्यूट में भी सबसे सही मांगते रहते हैं। हाँ, बच्चा लोग से कभी कुछ भी कहेंगे, उसी दिन तो यहाँ पर जो नहीं पढ़ती है, वो कंप्यूटर क्लास करने आते हैं, वो कह के अरे जो है क्या नाम है,
बिरयानी लेके आना। एक दिन बेचारी बना बना के लाई थी, बिरयानी नहीं लाई थी, पराठा लेकर आए थे, ये 4 को पराठा लेकर आना, बेचारी 4 को गिन के लाई थी। वहाँ पर भी किसी को कहते कि सुबह सुबह आ जाती है, किसी घर में सबसे पहले खाना बनता है, वो बोली कि सर मेरे घर में हम सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, जब तक कंप्यूटर क्लास करने आएगी 4 गो रोटी जरूर लेते आना, सब्जी कोई भी रहेगा। तो उसके बाद वो कम से कम 5 महीना क्लास की, जून जुलाई से जुड़ी थी, सब नवंबर तक रही। तो पर डे वो लेते ही आई, उसमें रेगुलर क्लास कर देते थे। वो लोग का 5th सेमेस्टर खत्म हो गया था, 6th सेमेस्टर था, इसलिए वो लोग का रेगुलर क्लास कर देते थे। तो यहाँ पर भी चारों कंप्यूटर होगा तो रेगुलर क्लास कर देंगे, फिर से परमिशन ले लेंगे। जो कहीं और कर चुका है रिफ्रेशमेंट के लिए, उसका होगा तो उसका कुछ चार्जिंग कर देंगे। लेकिन मानिए जितना वो अलग अलग करके कोर्स सिखाएगा, उससे से तुम्हारा भी समय बर्बाद कर रहा है किस चीज़ में, फैक्ट में। तुम्हारा समय बर्बाद कहाँ कर रहा है, एस में, क्योंकि उसकी यूज नहीं है। आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। जीवन लंबा, माने ज्ञान अपरंपार है, जीवन छोटा है, कितना चीज सीखेगा। जो काम में लगे सीख लो, जो काम में न लगे कितना भी बढ़िया चीज क्यों ना हो, जरूरत नहीं समझे। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट जैसा है हाफ ईयरली। अब हम लोग किसको निकालते हैं, क्वार्टरली रे। क्वार्टरली का क्या हो जाएगा, ये आप यहां पर फॉर्मूला क्या, R/4 कॉमा 4n, ये ना फॉर्मूला हो जाएगा। टाइम आपका उससे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो उस हिसाब से इसका एक कितना होगा, साल में 4 बार जुड़ेगा। तो आप कैसा लिखोगे, इस को 4 से भागा दोगे, 12 को 4 से भागा देगा तो 3 हो जाएगा, तो 1.03। और कितना टाइम चला जाएगा, चूंकि साल 1 है, साल कितना हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा ना पावर। हाँ तो लिखो 1.03 इंटू 2 बार लिख दिया, 1.03 इंटू कर दिया। फिर इसको एक बार फिर इंटू करो, इंटू करके इक्वल कर दो। पहले ये हो गया, एक वैल्यू हो गया, फिर इंटू कर दोगे तो इसी का डबल हो जाएगा। 1.100 से मल्टीप्लाई करो, 100 रहेगा ना, कितना 112 रुपया 55 पैसा। कितना बोलो, 08, यानी कि इतना कर देते हैं, 08 को 1 बदल देते हैं, यानी कि इफेक्टिव रेट कितना हो गया, इफेक्टिव रेट कितना हो गया बोल, 100 घटा दे 12.55%। देख अंतर पड़ गया ना। अब अगर आपको इसको बनाना हो मैनुअल, मैनुअल का मतलब विदाउट फार्मूला, तो कैसे बनाओगे रे, पहले 3 महीना का, तो 100 आप लिख, कैलकुलेटर को 0 कर, पहले कितना करेगी 100 लिख दी। अच्छा, इंटू 3.03 इक्वल, ये आ गया होगा तुम्हारा, फिर से करो तो 100। हाँ ठीक तो था रे, ही तो आएगा। 100 लिखें, जैसे जैसे हम करें वैसे वैसे करिए, 100 इंटू 0.03, क्लियर, 3 हो गया, फिर प्लस इक्वल 103, एक क्वार्टर का हो गया, फिर उसके बाद इंटू 0.03 इक्वल, रुक जाओ, कितना हो गया, 9 पैसा एक्स्ट्रा हुआ ना, क्योंकि अब 3 रुपया का भी बन गया इंटरेस्ट। अच्छा, फिर प्लस इक्वल, फिर इसका इंटू 0.03 इक्वल, इंटू प्लस इक्वल, अब फिर इंटू 0.03, गलत हो गया, हाँ, इक्वल इक्वल इक्वल, फिर प्लस, सेम टू सेम आ गया। अरे बात सुनिए, कैलकुलेटर से भी कैसे कर सकते हैं, प्लस और इंटू की मदद से सीधे सीधे इफेक्टिव रेट निकल गया। इसको कॉपी पर बनाने जाए तो बड़ी लेंदी है।
लेंदी है, लेकिन आप लोग कागज कॉपी पर बनाइएगा, जैसे कैलकुलेटर में कर रहे हो वो स्टेप्स हुआ, लेकिन वहां पर 4 को चूंकि आपको लगातार नहीं करना, उसके लिए एक ही साथ करने के लिए फार्मूला बैठा देंगे, ये वाली फार्मूला। तो इसका फार्मूला बोल क्या होगा, P1 प्लस R/4 इंटू 4L, वैसे 12 का रहेगा। 12 का भी निकाल के देख लेते हैं मंथली का। R/12 और 12N हो जाएगा। तो बोल इसका अमाउंट कितना, 12 टाइम्स हो जाएगा ना। तो सीधे एक बने लेकर आपको डबल नहीं करना पड़ेगा, 12 टाइम्स जाना पड़ेगा। हाँ, इसको कैलकुलेटर से कर लीजिए, कैलकुलेटर है तो। कैलकुलेटर नहीं, ये है ना मोबाइल, आज नहीं लाए हो मोबाइल, तो 12 टाइम्स करो ना, क्या दिक्कत है, जब कर ही रहे हैं तो। इंटू 100 कितना, 68, 112 रुपये 68 लिख देते हैं। तो इसका इफेक्टिव रेट कितना हो गया, हाँ 12.68%। अब ले ये क्या हुआ, %। बात समझ में आ गया ना, एक कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया। कभी कभी क्या करता है ना, उलट देगा, इफेक्टिव रेट दे देगा और नॉमिनल रेट पूछेगा। समझ रही कि अगर इफेक्टिव रेट 12.36 है %, तो इसका नॉमिनल रेट कितना होगा, कंडीशन अप्लाइड ये है। समझ रही, तो इफेक्टिव रेट में देख लेना क्वार्टरली, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला बैठा देना, उससे क्या निकल जाएगा, इफेक्टिव रेट का अगर फॉर्मूला बैठाओगे तो आपके पास इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है आपका इफेक्टिव रेट आ रहा है कैसे, इफेक्टिव रेट आ रहा है हमारे पास है पी को तो हटा ही दो, पी को तो हटा ही देना है, प्राइस वो कुछ भी रहे, हमको तो रेट को रेट से निकालना है। तो इफेक्टिव रेट कब बदल जाता है, R टू पावर N टू पावर, हाँ R/N टू पावर M कर देना, M की जगह K कर देते हैं, चल अपनी मर्जी से, कौन बोलेगा, नहीं K कर देते हैं, कहीं कहीं K भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स हैं, जगह जगह मिलता ही रहता है। इन सब वेरिएबल्स को जब तक पढ़ोगे, इन वेरिएबल्स को ज़्यादा गंभीरता से लेने की चीज़ है, कहाँ कौन सा यूज कर रहा है, समझ रहे हो ना। कहीं कहीं आई नहीं लेगा, क्योंकि आई लेगा तो ये फंस जाएगा, आर की जगह किताब में आई मिलेगा, आई फॉर इंटरेस्ट रेट, किताब में आई मिलेगा, यहाँ हो सकता है कि एल ले ले, जो क्वार्टरली मंथली वगैरह हो रहे हैं, फॉर्मेट यही रहेगा। तो कोई कोई इंटरेस्ट रेट के लिए आर लेता है, जैसे कि हम प्राय आर लेते हैं, किताबों में तुमको आई मिलेगा, आई फॉर इंटरेस्ट, उसका एब्रिविएटेड वर्ड करेक्टेड है। अच्छा, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, बार बार 1 घटा दे रहे हैं, 100 घटा दे रहे हैं ना। अगर 1 रुपया रहेगा तो 1 रुपया घटा देंगे ना, यही ना हो गया फॉर्मूला। इससे जो आर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, नहीं नॉमिनल रेट, हमको तो आर को पैर छुड़ाना है ना। अगर हमारे पास था 12 रुपया 36 पैसा, इफेक्टिव रेट है, ये % है, आप समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इक्वल 1 प्लस ए आर हमको नहीं मालूम, इस आर को अगर हम कैपिटल ले लेते हैं, इफेक्टिव रेट को ये ऐसा ही लिख देते हैं। आर यहाँ स्मॉल कौन सा शो कर रहा है, नॉमिनल रेट, वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आइए कौन सा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलना चाहिए। इफेक्टिव रेट से तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाए, किस चीज का इफेक्टिव रेट,
इंटरेस्ट का। देख कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझने की चीज है। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ बता रहे हैं, ये बहुत काम करेगा। आर को रहने देते हैं कि हमारा चूंकि क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है ना, 12 तो हाफ ईयरली पर आया था, तो यानी हाफ ईयरली वहां दिया रहेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 2 अच्छा एन तो दिया हुआ है ना 1, साल तो एक ही है ना, 1 तो दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। अच्छा अब यहां से हमको इसका हटा देना है, तो इधर रूट हो जाएगा ना, यानी कि अगर हम परसेंटेज को बदलें तो 0.1236 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाए। अच्छा -1 तो नहीं लिखा हमने, तो गलत हो गया, रूट ये हो गया। और समझ में आ रहे हैं। तो अब इसको राइट में लेकर आएंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज होगा तो 1, इसको आप ये लिख लो कि अगर इतना इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0.1236 होगा ना डेसिमल में। अब प्लस क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल बदल देगा तो दोनों को जुड़ जाएगा। परसेंटेज में तो रखते तो इसको 100% लिखना पड़ता, 100% लिखते तो परसेंटेज को लाते तो 112.36% हो जाता है ना। दोनों को डेसिमल में बदल दिया। अब इधर क्या रह गया 1 + r टू पावर 2 यानी 1.1236 इसका रूट इक्वल टू 1 + r/2। इसका रूट निकालो तो 1.06 ये हो गया ना। और इधर है हमारे पास 1 + r/2, 1 को इधर ले आओ तो 1.06 - 1 इक्वल टू r/2। कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा देयरफॉर 0.06 इक्वल टू r/2 और r इक्वल टू 0.06 इंटू 2 यानी कि 0.12 यानी कितना 12%। समझ में आ गए। रिवर्स पूछता है इफेक्टिव इतना है तो नॉमिनल कितना होगा, और नॉमिनल इतना है तो इफेक्टिव कितना होगा। अरे तो पगली यहाँ -100 कैसे करेगी, तो गलत ना हो जाएगा। तुम पागल है, इधर क्या किस चीज में है, तो अगर हम यहाँ पर 100 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 100% इक्वल टू 1 होता है, 100% इक्वल टू 1 होता है ना। तो या तो इसको डेसिमल मत लो क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला में तो 1 ही रहेगा, तो या तो इसको परसेंट में मत लो, तो ये हो जाता तो कितना हो जाता 112% हो जाता ना, 112.36%। परसेंट बार बार चलता, लेकिन केवल 100 ली आती तो अपने आप में भयंकर रॉन्ग माने गलती हो जाता, क्योंकि इस वैल्यू में से 100 घटा रही है, 100% नहीं है ना। क्योंकि इसको जब कैलकुलेट करके आएंगे तो ये तो हमारे पास कितना आएगा 112.36% में आएगा ना। तो फिर यहाँ डेसिमल नहीं बदलना पड़ेगा, इस सब को परसेंट में लेके चलना, सबको एक जात में रखोगे ना। ईच वैल्यू या तो परसेंटेज में हो या तो ईच वैल्यू डेसिमल में हो, नहीं समझे। तो हम तो फॉर्मूला ये लिखा ना इफेक्टिव रेट इक्वल टू, क्लियर। इस फार्मूला के आधार पर चूंकि ये परसेंटेज में था तो परसेंटेज में लिख दिया, लेकिन अगर हमको लिखना होता तो क्या लिखते हैं, इसको हम बदल के डेसिमल में लिखते हैं ना, हम इतना लिख के चलना चाहिए था ना। तो कंफ्यूजन हुआ परसेंटेज में लिखने के, यहाँ 100 की बात जो बार बार हम 100 घटा रहे थे,
तो तुम्हारा इसमें प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, प्रिंसिपल कुछ भी होगा उसके अनुसार वो रिजल्ट हो जाएगा। ये रेट और रेट के बीच में रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस इज योर फार्मूला। नहीं, ये आपका फार्मूला हो गया ना। क्यों? इफेक्टिव रेट इक्वल टू क्या होगा, अगर एनुअल है तो जो इफेक्टिव होगा वही नॉमिनल होगा, जो इफेक्टिव होगा वही नॉमिनल है। लेकिन अगर क्वार्टरली, मंथली और डेली पर अगर हो जाए, क्वार्टरली पर हो जाए, हाफ ईयरली पर हो जाए, है ना, विद इन ए ईयर वो मोर देन वन फ्रैक्शन हो जाए, पार्ट हो जाए, तो तब क्या होता है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करता है किससे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी हायर देन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एक्सेप्ट एनुअली, इधर हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली और डेली। बात समझ में आई? क्लियर होगी बातें? अब हम लोग एन्युटी में चलते हैं। इतनी बात कंसेप्ट क्लियर हो गई ना? एन्युटी में हम लोग चलते हैं, कौन सा बन जाएगा। एन्युटी में कुछ नहीं है, इसी ढंग से उसमें लॉग दिया हुआ है तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ, फार्मूला पर केवल काम कर लेते हैं। तो अब आ जाओ, ये 100% क्लियर हो गया ना, इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट का रिलेशन, ये जरूर रहेगा सवाल में, आया हुआ है ना। तो अब उस पर वर्कआउट करके देखना। मेरे दिमाग में दो सवाल थे, वो लॉग वाला, एक ए वाली, क्योंकि हम इसमें देखा था कि वो चीज़ें नहीं है। तो कुछ उस देखने के बाद समझ में रहता है कि क्या क्या समझा देने पर बात आ जाएगी। इसको भी हटा दे। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे अरे और घट गया भाई, एनओटी वाला निकालो ना चैप्टर। रहने दे, नहीं होगा तो मैं क्या करूं। एक वो जो है, किसका फोन नंबर लिख ली रे? क्या फटाफट क्या लिखी? पागल उगल है? ना होगा चार्ज। देख, एन्युटी, एन्युटी कुछ नहीं है, कुछ तो है ना। ये यूज होता है हमेशा कैश के रूप में, कैश फ्लो। एन्युटी मतलब कैश फ्लो। ये वाला रंग सफेद है, हमको अच्छा लगता है, सफेद दिखता ज़्यादा है ना। कैश फ्लो का कंसेप्ट है इसमें। और अभी हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, तो भी क्या था, कैश फ्लो था। कि अगर हम अभी कैश फ्लो इतना करते हैं तो इस कंडीशन पे, क्योंकि दो ही पैरामीटर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, जो टाइम वैल्यू बदल देता है, उस दो पैरामीटर पे हम ये फ्यूचर में हम कितना पाएंगे। वन टाइम फ्लो, वन टाइम आउटफ्लो। वन टाइम आउटफ्लो है, आफ्टर सर्टेन ईयर वो आपका इनफ्लो हो जाएगा, तो वो लमसम कहेंगे, एक मुश्त ट्रांजेक्शन, वो लमसम ट्रांजेक्शन है। लमसम मतलब ये होता है ना कि चलो मिलता जुलता, जैसे 10 रुपया तो ठीक है, लमसम 9.5 रुपया हो जाएगा, तो वहाँ लमसम एक अलग वर्ड होता है, लेकिन अकाउंटिंग में आप देखिएगा लमसम लिखा रहता है, एक मुश्त एक रहता है लमसम, अकाउंटिंग वर्ड है। लेकिन हम लोग लमसम में क्या कहते हैं कि 112 रुपये 36 पैसा है, तो लमसम 112 रुपया होगा। हम लोग लमसम का मतलब अप्रॉक्स समझते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में क्या आएगा, लमसम का मतलब एक मुश्त, टोटल। बस समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पर जो कंपाउंडिंग जो कंसेप्ट बनाए कि 3000 रुपया तुमने जमा कर दिया,
डिपॉजिट कर दिया फॉर 3 मंथ्स 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आपने लमसम अमाउंट दिया, यानी एक अमाउंट दिया। आफ्टर एंडिंग ऑफ 3rd ईयर यू विल गेट योर रिटर्न्स विथ इंटरेस्ट एज अमाउंट के रूप में वही ना करोगे। वेरी क्लियर। एनओटी वही चीज को, बात को दूसरे ढंग से कहता है कि आप जो है 3000 रुपया 3 साल में जमा कीजिए। ये समझे? 1,000 करके साल में करिए तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा। तो कंसेप्ट वही इफेक्टिव रेट का हो गया। पहला साल आपने 1,000 रुपया दिया तो पहला साल पर उसका जो है मान लेते हैं 10% है, तो 10% जुट गया। ये क्या हो गया कि अब मान लो कि आपको जो है 3,000 रुपया डिपॉजिट करने का विचार है ना। टाइम आप लेके चल रहे हैं, एपी है आपके पास, टाइम लेके चल रहे हैं। जब 1 लिख दिया था तो रेट लिख देते। आर मान के चल रहे हैं 10% है एनुअली पर एनम, और टी जो है आपका है 3 इयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ये अमाउंट कितना होगा, तो अब आपका इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अगर मौखिक जोड़ो तो कितना हो जाएगा। अरे ऐसे जोड़ना लड़की, छोड़ उसको। 3,000 है ना चंदन, छोड़ उसको। अमाउंट कितना आ जाएगा 3,000 का 10% कितना 300। क्लियर। यानी उसका जो है गया कि पहला तो 3,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर में, अब प्लस क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी 3,300। अब अगर इंटरेस्ट जोड़ते हो तो फिर क्या होगा, यहां पर 300 हो जाएगा, अब फिर कितना इंटरेस्ट होगा 3,300 का 330 रुपया हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 330 का 10%, बोल। 300, ये 366 हो जाएगा पूरा पूरी। अच्छा अब ऐसे तो निकाल 1.1 लिख, 1.1 इंटू इक्वल, फिर एक बार और कर इक्वल, हाँ कितना आ गया इंटू 3 कर 3,000 तो तुम ई गलत निकाली 330 ये ना 333 कैसे हो जाएगा। अच्छा डायरेक्ट निकालना, छोड़ना इतना झंझट में का है, इसको फिर बता देंगे कितना आ जाएगा डायरेक्ट। 1.1 का इंटू इक्वल, फिर एक बार इक्वल इंटू 3,000 कितना 3,993, यही तो आ रहा था वहां, क्योंकि 300 360 330 और फिर उसका होता तो उसको जोड़ोगी तो आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इधर देखो 3 यानी उसको कितना ब्याज मिला 993 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ कि आपने इसको क्या किया लमसम किया। एलयूएम एसयूएम होता है लंब, एलयूएम पी होता है, एलयूएम पी एसयूएम देख तो लंब सम होता है। एलयू उसमें देख लमसम। अब यहां पर आपको कंसेप्ट दिया गया कि अब जो है, हाँ देखो एलयूएम पी है ना,
हाँ, लमसम, जिसको हम लोग लमसम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बार आपने 3,000 रुपये एट प्रेजेंट दिया, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया और ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो आप इस कंडीशन पे आपको इतना मिलेगा। लेकिन आपको कहा गया कि आप 3,000 एक बार मत दीजिए, साल में 1,000 करके दीजिए, ठीक है। तो 3 साल के बाद उसको कितना मिलेगा। तो अब यहां पर देखिए, आपने जो पेमेंट्स अब कैसे दे रहे हैं, एक बार 1,000, फिर एक बार 1,000, एक बार 1,000, 3 बार दिए। तो कैश फ्लो हुआ, कैश फ्लो हुआ, जो हम यहां लिखा था अभी कैश फ्लो, ये कैश फ्लो हुआ ना। ईयर 1 हुआ, फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा सेकंड ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा आपके पास सेकंड ईयर, और यहाँ थर्ड ईयर। अगर देखिए आरडी और एनडी न लिखता ना तो कोई कहता कि देख 1 ईयर जो है 3 ईयर लिख दिया, बड़ी समस्या है भाई कार्डिनल ऑर्डिनल का करोगे भाई, टाइम में तो पास करना है, पढ़ोगे क्या, देख दीवार से बात कर रहे हैं। तो देख ये हो गया। तो कैश फ्लो 2 होता है, इसका कंसेप्ट आगे बताएंगे। एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। तो अब बता दोनों में डिफरेंस क्या है। अरे पगली, ये दोनों में, इन दोनों में क्या है कि हम लोग तो इसमें 2 चीज है। एक होता है पहली बात समझेंगे क्या, कैश फ्लो, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, बात समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज क्या होता है, कह सकते हैं उसको सेम अमाउंट होना चाहिए, बार बार एक ही तरह का। 500 है तो 500 हर बार देना है, ये नहीं कि 500 दीजिए कभी 600 दीजिए कभी 400 दीजिए, वो नहीं, है ना। यानी जिसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं वो कांस्टेंट होता है। और यहाँ से जो चीज़ सिखाएंगे ना उससे एक चीज़ बनाना सीख जाएगा। यानी कि ये जो आपका इंस्टॉलमेंट है, डबल एल भी लिख सकते हैं, सिंगल एल भी लिख सकते हैं, डबल और सिंगल दोनों होता है। हम इसका डिक्शनरी देखे हैं, एक बार तुम भी देख लेना, इंस्टॉलमेंट। और तीसरी चीज है, एक यूनिटी के लिए 3 चीज होना जरूरी है। पहली चीज कि वो कैश फ्लो हो, दूसरी चीज कैश फ्लो इनफ्लो या आउटफ्लो। आप चाहते हैं कि यानी कि 10 साल के बाद आपको एक रेगुलर जो है 15,000 का इनकम आना चाहिए, तो अभी से कितना रुपया जमा करना शुरू कर दें कि आफ्टर 15 ईयर्स वो आपको रिटर्न मिलने लगे। तो उस सबका कैलकुलेशन इस विधि से सीखोगे। ऐसे आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हो, क्योंकि ये पैसा को ग्रो करने की विधि है ना। क्योंकि जहां पर पैसा रखिएगा तो उसका कंडीशन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या प्राइस ऑफ कैपिटल। हम किसी कैपिटल को, अपने फंड को कहीं क्यों रखना चाहते हैं, ताकि वो ग्रो करे, नहीं तो हम खर्च कर देंगे। अगर ग्रो नहीं करेगा तो हम प्रेजेंट सेक्रीफाइस क्यों करेंगे, अपने कंजम्पशन को क्यों टालेंगे, हम वर्तमान में यूज कर लेंगे। लेकिन लगता है कि अगर हम अपने वर्तमान कंजम्पशन को हम डिफर कर देते हैं, यानी टाल देते हैं, डिले कर देते हैं, तो इससे हम कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। जितना सेटिस्फेक्शन हम लूज करेंगे उससे ज़्यादा हमका उसका रिकवरी मिल जाएगा। तो हम उस कंडीशन को चुनेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात है, नहीं तो वर्तमान में घूम टल के खत्म कर देंगे। समझ में आ रहे हैं। और दूसरा तीसरी चीज जो है इसमें क्या है, इंटरवल, रेगुलर इंटरवल। इंटरवल को मतलब समझ रहे हैं, जो ये ड्यूरेशन है, रेगुलर इंटरवल आप टाइम कर देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा देना है, जैसे कि आप LIC का प्रीमियम देते हैं, वो रेगुलर टर्म वो है। आप हायर परचेज करते हैं, वो भी जैसे होता है ना,
आ रही बात समझ में? चार्ज हो रहा है, अब हुआ 1%। खैर, ये बात समझ में आ गया ना? तो अब यहां पर होता है कि अब अगर आपने इस कंडीशन पर आपने पैसा जमा किया तो देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है कि अब आपको अगर यहां कर दें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, आपका फर्स्ट ईयर में कितना जमा किए? 1000। तो इस पर ब्याज कितना जनरेट हुआ? 10 रुपया, 100 रुपया हुआ। है ना? सेकंड ईयर में आपने 1000 रुपये जमा किया तो इस पर कितना जमा हुआ? अच्छा, ये एक साल के अंत में कितना हो गया? ये 1100। और ये जो है आपका फर्स्ट ईयर के एंड में 1000 होगा। माने ये फर्स्ट ईयर के एंड में इतना हो गया और फिर सेकंड ईयर के महीने में आप ये जमा किए, है ना? तो अब जो है सेकंड ईयर का जब एंड होगा तो अब 110 पर ना इंटरेस्ट जुटेगा आपका, जैसे 1100 पर ना, क्योंकि ये अमाउंट तो ये हो गया पहला साल में, ये एंड ऑफ द फर्स्ट हो गया ना, एंड ऑफ फर्स्ट, उसको वहां नहीं लिखना चाहिए था हमको, एंड ऑफ फर्स्ट हो गया, 100 रुपया इंटरेस्ट हुआ, तो टोटल हो गया नेक्स्ट ईयर 1000। क्लियर? नहीं 1100, सॉरी 1100। अब जब है कि जब सेकंड ईयर में गए यहीं पर बना लेते हैं फर्स्ट सेकंड में, अब जब यहाँ पर सेकंड ईयर में अब यहाँ आता है बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर, तो ये तो रह जाएगा और यहाँ पर 1000 रुपये आप दे दिए, ठीक है? तो अब जो हो गया एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो अब 110 पर इसका 1100 पर जुड़ेगा, कितना? 111 ना रे, 110, और इस पर कितना हो जाएगा? 100। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो आपका एक अमाउंट कितना हो जाएगा? 1210 और प्लस 1100, यानी टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? सम करेंगे तो 2310 हो जाएगा ना। यही ना हिसाब बनेगा, ऐसे ही ना बनेगा। जितना साल तक वो पैसा रखे हुए है, तो ये पैसा तो अब 2 साल तक के लिए रखा गया, ये पैसा तो 1 ही साल के लिए रखा गया, और लास्ट वाला जब आएंगे तो फिर इसका तो 100 का ये कितना रह जाएगा? 1000। तो इसके एंड में आ जाओगे तो इसका 10% 121। हाँ, अब कंफ्यूज हुआ ये। हाँ बोलो। अगर बिगिनिंग में किए तो पहला वाला का रहा होगा 3 साल ना सर? तो अभी कहाँ आपने इस साल जमा किया तो एंड में 100 रुपये जोड़कर 1100 कर दिया, और फिर उसके बाद इसका सेकंड ईयर का जब एंड होगा तो 1100 पर वो कंपाउंड करेगा, तो 1210 हो गया। लेकिन इस तो 1000 रुपया पर ना करेगा इस खंड में, दूसरा हो गया। अब तीसरा यहाँ लेके आ रहे हैं, तो अब क्या होगा कि तीसरा साल में इस पर जनरेट होगा कितना? 121। इस पर जनरेट होगा कितना? 110। इस पर जनरेट होगा 100, यानी एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपका कितना हो जाना चाहिए? 1 2 1 3 और 3 और 1 हो जाएगा, और 1 2 1 0 फिर 1 1 0 0, इसको तीनों को टोटल लगा तो 3641 आपको इतना मिलेगा। तो देखो उससे कम जाएगा ना, क्योंकि उसमें 3000 3 वर्ष के लिए आपका डिपॉजिटेड था,
इसमें तो तीन आपका तो पहले बार में तो 1,000 रुपये में जमा हुआ, तो आप उस पर कंपाउंड तो नहीं कर सकते। अब ये होता कि अगर ये 10 वर्ष के लिए रखता तो इतना कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है? वेरी सिंपल। देखना कितना सिंपल है। सिंपल बोल के हम टफ नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान रखना। इसे फिर बनाओगे तो कहोगे अरे कितना आसान था, कहाँ फालतू में समझा रहे थे, सवाल सीधे लिखते और काम कर जाते। देख, उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाले थे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर PVIF लिखे थे। किसका? इसमें तो कमेगा नहीं, 9 से 9, उसमें 900 हुआ। कैसे ज्यादा होना चाहिए? आपका 3,000 रुपये एक बार जमा किए और 3 बरस तक रखा रहा पैसा। इसमें तो 1,000 1 बरस तक रखा। फिर अगला साल में ये 2 साल का ना मैच्योरिटी मिला इसको, और उसका तो 1 साल का मैच्योरिटी मिलेगा ना, 100 रुपया 1,000 का, नेक्स्ट 1,000 जो दिए। और तीसरा अमाउंट पर आप क्या चाह रहे हैं कि पिछला 2 साल का भी इंटरेस्ट आपको जोड़ के दे? अगर वो जोड़िएगा तो पिछला 2 साल का भी तो इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाएगा। लास्ट में 1,000 दिए तो उसमें 1,000 का 1 ही साल का ना इंटरेस्ट जोड़ेगा। नियम क्या कहेगा? और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, एक था उसमें हम लोग जो वो निकालते थे अमाउंट, तो उसमें क्या लिखे थे हम? उसमें लिखे थे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, है ना। अच्छा, एक चीज इसमें और समझा दें, हम करने, हाँ एन्युटी तो है, ये है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। उसका इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या लिखे थे? 1 + R⁴ n। अगर इफेक्टिव रेट का होगा तो के दोनों का फॉर्मूला एक ही नहीं? अच्छा, इफेक्टिव रेट में सर -1 नहीं देंगे? नहीं, अब रेट के बीच में डिफरेंस निकालना होगा तब -1 देंगे ना, इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट में। ये तो यहाँ पर एक दूसरा वैल्यू आ गया, हमको तो इसके अनुसार खाली के से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट, ये दोनों वर्ड आया होगा और कुछ नहीं, तब वो चीज करेंगे ना। तो कंफ्यूज करके कहीं का कहीं लगा देगी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। बस समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ था किसके लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट में। उसी ढंग से इसमें सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ये फॉर एन्युटी। बाकी प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्रिंसिपल की जगह क्या? एन्युटी। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा? एन्युटी हो जाएगा। और समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है, सेम चीज रहेगा। इसमें रहेगा 1 + R⁴n -1/R, बस ये फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी। समझ रही है? इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो अब निकाल के देखो, अभी इसी सवाल का क्या क्या लिए थे उसमें? P हमारा कितना था? 3,000, 10%। ये रेट कहाँ से लिख रहे हैं? 10%। और टाइम 3 इयर्स था। हाँ, तो क्या लिखोगे? 1 + 1 आए
1.1 ही तो कर रहे हैं। हाँ, 1.1 इंटू इक्वल, एक बार और इक्वल, -1 डिवाइडेड 0.1 इक्वल, यानी कितना हो जाएगा, PVIFA कितना निकल गया, 3.31, यही निकल गया ना। सर एक बार और बताइए क्या क्या बोले। 1 जैसे कि 10% है, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 3 बार, कर दिया। उसमें से फिर क्या करना है, -1, माइनस वो भी कर फिर डिवाइड, दिया। आर का वैल्यू कितना, 0.1, हाँ, पॉइंट हाँ, सब पॉइंट में जाएगा, 3.31। 3.31 आ गया ना। इसलिए फ्यूचर वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, यूनिटी का ना फ्यूचर वैल्यू, 1000 रुपया के जो एन्युटी है 3 इयर्स के लिए, अब 1000 रुपया आपका क्या कहलाएगा, वही वर्ड एन्युटी कहलाएगा। एन्युटी एक कोई अलग चीज नहीं है। एन्युटी का मतलब जो अमाउंट आप दे रहे हो, वैसे वहां प्रिंसिपल होता है, जो लमसम देते हो वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल होता है। लेकिन जब आप एक फ्लो में देते हो तो वो क्या बदल जाता है, एन्युटी बदल जाता। प्रिंसिपल ही एन्युटी है, प्रिंसिपल लमसम है, एन्युटी उसी अमाउंट्स का अलग अलग, माने उसी का कई जो है फ्रैक्शंस हैं। क्लियर, कि जब हम एक लमसम अमाउंट को हम कई खंड में बांट देते हैं तो हर खंड एक एन्युटी कहलाता है। दैट इज द डिफिनेशन ऑफ एन्युटी। बात क्लियर हो गया कि एन्युटी क्या है, कंसेप्ट क्लियर। अब ये देखना है कि अगर वो खंडित होकर पैसा जा रहा हो तो उस पर कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा। अब एक मुश्त देते हैं तो कितना होगा, यही तो पढ़ाई है। और लाइफ में ये दोनों है, फिक्स डिपॉजिट हमारा कंपाउंड है, LIC या रिकरिंग डिपॉजिट ये क्या है, एन्युटी है। हायर परचेज एन्युटी है, सामान खरीद लेते इंस्टॉलमेंट बन जाता है। सिखाएंगे कि वो कैसे होता है, पहले इसको एक बार कंप्लीट करा देंगे और तब उस कंसेप्ट को एक बार समझा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 1-2 क्लास हम लोग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पर ले लेंगे। क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं होता, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता। पिछले क्लास में हमने उल्टा उल्टा बोल दिया था, फिर भी सही बोल देंगे, चिंता ना करो। तो ये अब FB हो जाए, FVA, F से क्या हो गया, फ्यूचर, V से वैल्यू, किसका, एन्युटी का। एन्युटी क्या, जो रेगुलर पेमेंट जा रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान है, A इंटू FVIFA। समझ रहे हैं, हाँ, F से फ्यूचर है, इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। इसमें नहीं बताए थे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, लिख दें। इसको क्या लिखेंगे, F फॉर फ्यूचर, V फॉर वैल्यू, P फॉर वैल्यू और I फॉर इंटरेस्ट। इसीलिए उस समय हम इसको लिखा था, उस समय कि हमको मालूम था कि इसको यहाँ पर लाएंगे, एक बार में समझा देंगे। इंटरेस्ट A फॉर फैक्टर, तो उस प्रकार A फॉर एन्युटी। और यहाँ क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, जो 1000 जमा कर रही हो उसका एन्युटी कितना हो जाएगा। तो कितना दे रही हो, एन्युटी कितना है, एन्युटी 3000 नहीं गिनोगे, 1000 इंटू कितना 3.31 मल्टीप्लाई कर दे,
3310 ये और आया होगा, ये वाला आपका ये पूरा पूरी नहीं आया होगा, और भी इसके बाद वैल्यू होगा। पूरा आया था तो इसका कितना रिजल्ट आया था 3600। इतना तो अंतर नहीं आना चाहिए, इतना तो अंतर नहीं आना चाहिए। अच्छा देख लेंगे कहाँ गलती है। ये एक आपका बन जाता है। आप एक किताब का सवाल लीजिए ना, एक किताब का लो फाइंड, हाँ ये वो कंप्लीट करा देते हैं। ये वाला ये वाला कैलकुलेशन करके देखिएगा, जैसे हम किए हैं दोनों में कहाँ पर फॉल्ट हो रही है, समझ रहे हो ना। क्योंकि PDF तो रहबे करेगा, हम भी देख लेंगे, इससे तुम लोग भी एक बार प्रैक्टिस करके देखना। फार्मूला वो है, एक बना देते हैं, फिर अगला क्लास में बाकी कर लेंगे। बोल रहे क्या है, Find the amount of an annuity of rupees 100. हाँ कितना नंबर है सीट, अच्छा चलो ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है गिवन, ये दिया हुआ है 100। फ्यूचर वैल्यू लिखा है ना उसमें, क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट हो गया ना फ्यूचर वैल्यू, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्यूटी 100, हाँ फॉर एन जो है 20 ईयर्स है, ये 20 ईयर्स का वैल्यू भी दे दिया होगा। और 4.5% ये दे दिया। तो पूछा कि मैंने फ्यूचर अमाउंट कितना हुआ, मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ यूनिटी इक्वल टू व्हाट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी। तो इतना याद रखना कि करेंट वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। अगर फार्मूला कभी गड़बड़ हो रहा है तो समझ में आ जाएगा उससे कि हम फार्मूला गलत लिख रहे हैं या सही। अच्छा तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस क्यों लिखने जाएँ, 0.4% है, यानी कि 0.045 हो जाएगा ना। इतना का देख वैल्यू दिया हुआ होगा, इतना का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ सर लॉग में दे दिया है। अच्छा लॉग में, हाँ उसका लॉग में कर दिया। एक मिनट रुक जा भाई, कितना आई है, यानी 0.045। तो अब इसका लॉग निकालना पड़ेगा, लॉग 1.045 का वैल्यू दिया होगा। अब देख इसको निकालना ही सिखला दे, टाइम तो है। यहाँ पर है लॉग 1.045 ना, इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.0191 यही ना। अब देख हमारे पास है सिंस हम मान लेते हैं कि इतना इज इक्वल टू एक्स है, इतना इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1.045 टू पावर कितना लिख देंगे 20, क्योंकि या तो इतना का रिजल्ट दे रखेगा नहीं तो लॉग में दे रखा होगा, लॉग से बदलकर आपको वैल्यू में लेकर आना है, जो हम बार बार कर रहे थे, जो उसमें कर रहे थे कि लॉग वाला भी सवाल होगा, क्योंकि आप 20 बार कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो या तो लॉग टेबल से देखिए और नहीं तो वहाँ वैल्यूज दिया रहेगा, तो उस वैल्यू का अप्लीकेशन करना इसमें सीख जाइएगा, समझ रहे हैं ना। लॉग दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो लॉग हमारे पास यहाँ इतना है 20 दिया, वो हमको इसका वैल्यू निकालना है। कभी कभी डायरेक्ट इतना का वैल्यू दे देगा, नहीं तो फिर लॉग में दे देगा, तो लॉग से आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अब हम इसको अलग से वर्क नोट बनाते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू मान लेते हैं x, कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो x के बराबर होगा। अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगी तो क्या लिखोगे, log x इक्वल टू 20 log 1.045। अब इतना का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे 20 इंटू, अब उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, अच्छा यहाँ पे
ठीक है, हम करेक्ट करते हैं, तुम बना 0191163। हाँ 0.3823। इसका भी वैल्यू दे रखा होगा लॉग में, देख वहां पे एक और लॉग का वैल्यू होगा उसमें। हाँ 1 ऐड करके होगा, है ना, 1 ऐड करके दिया हुआ, यानी इसको मैंटीसा बोलते हैं। जब उसमें वैल्यू दिया रहेगा ना, तो ये दिया रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में एक वैल्यू और रहेगा, और उसमें हमेशा डेसिमल वैल्यू को देखना, उसके पहले वाले को नहीं। समझ रहे हैं? तो देखो, तो उसको कैसे हम लोग तोड़ के लेकर आएंगे, क्या कि यही चीज इसको सिखाना था हमको उसमें, चलो यहाँ सीख लिया। तो अब जो है आपका पास दिया हुआ है क्या, इसको हम यहाँ बना दें। आपको यहाँ दिया हुआ है वर्क नोट, ये अलग वर्क नोट में रहेगा। लॉग कितना 24.117 इक्वल टू 1.382326 है ना, दिया हुआ है। तो देखो यहाँ अगर 1 है तो डेसिमल को उतना ही स्टेप पीछे ले जाओगे, तो कितना लिख सकते हो, लॉग 2.4117 इक्वल टू 0.382326। मैच कर गया, है ना। यानी कि अब इतना इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, लॉग 2.4117। यहां से जितना वैल्यू रहेगा, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसको मैंटीसा बोलते हैं, तो जितना रहेगा इसका डेसिमल उतना पीछे कर देंगे। ये मैंटीसा हमेशा मिलेगा, याद रखना, डेसिमल पार्ट हमेशा मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा, उस ढंग से दिया रहेगा, केवल उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, और यहाँ से डेसिमल प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी अनुसार से होगा, जितना रहेगा उतना पीछे ढकेल देंगे डेसिमल को, तो एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट। तो देख यहाँ कितना लिख सकते हैं, नहीं लॉग के साथ ना, लॉग के साथ ना लगेंगे, कितना 2.4117। अब दोनों तरफ से लॉग हट गया, जो हम बोलते थे एंटी लॉग, तो यहाँ पर इसीलिए लॉग और लॉग में दे दिया कि दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना 2.4117। चंदन आई बात समझ में, कैसे कैलकुलेट, ये लॉग वाला कैसे बना, हम यही चीज वहां से खिलाने का मोड बार हम देख रहे थे कि ये चीज है या नहीं। ये तो अभी उतना ही निकला ले लड़की, ये तो अभी इसका निकाले, तो अब कितना लिखोगे, इतना 2.4117 माइनस 1 डिवाइडेड 0.045, तो उसमें से -1 करो, -1 कर दी, -1 करने के बाद उसको डिवाइड कर दो, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से करो, आंसर आसान है। अब लॉग इसमें एप्लीकेशन समझ में आ गया ना, क्योंकि 20 दफा मल्टीप्लाई ना करना पड़ता, 20 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ता। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या निकालना था हमको, f, यानी कि इसलिए हम यहां निकाल देते हैं, इसलिए एफ वी ए इक्वल टू ए इंटू एफ वी आई एफ ए, मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 100 से। चंदन कोई दिक्कत नहीं, एक बस छुट्टी कर दे। यानी आपका जो है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी है ना, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ, यानी कि कोई प्रेजेंट में इतना दे रहा हो
तो फ्यूचर में कितना होगा, तो उसका जो फैक्टर निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस r⁻n-1/r। इसलिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ यूनिटी क्या होगा, यानी a इंटू एफ वी आई एफ ए। अच्छा, एक हो गया ना। उसी ढंग से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी, कि कोई चीज़ फ्यूचर में इतना होगा तो प्रेजेंट में कितना होगा। फ्यूचर में हमको 10 लाख रुपया चाहिए तो प्रेजेंट में हम कितना जमा करते जाए 10 वर्ष तक कि हमको उतना मिल जाए। समझ आ रहे हैं ना। तो इसका फॉर्मूला भी यही चीज़ है, इसमें 1 माइनस कर दोगे, 1 प्लस r⁻n डिवाइडेड r, और यहाँ 1 प्लस r⁻n। इसलिए क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी, यानी फ्यूचर में इतना मिलना है कि तो प्रेजेंट में हमको कितना होगा। तो फिर कहते हैं फ्यूचर, तो इसको क्या कर देंगे, a इंटू पी वी आई एफ ए। वही चीज है, मैंने अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछ दिया तो हम प्रेजेंट वैल्यू वाला फैक्टर निकाल लेंगे, यूनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी ढंग से फ्यूचर वैल्यू पूछेगा कि वर्तमान में इतना जमा करेंगे इतने साल तक कितना होगा, या हमको मैंने कितना जमा करें कि हमको इतना से मिलते चला जाएगा, यानी इनफ्लो या आउटफ्लो कंसेप्ट देख लोगे क्लियर। उसके अनुसार आप दोनों फार्मूला लगाकर जहां तक बना सकते हो बना लेना, ताकि क्या होगा कि आपको टाइमिंग मिल जाएगा काम करने के लिए। चंदन क्लियर हो गए ना, क्यों रे किरण, हाँ तो बना के देखना। सर तब ये सब जो भी अमाउंट दिया हुआ है एनुटी है, 100 रुपया, ये सब एनुटी है। एनुटी हुआ ना, काय कि आपका रेगुलर देना है। हाँ और डिवाइड नहीं करना होगा जो भी दिया है। हाँ, अगर जो है इसी में लड़की, इसी में अगर जो है ये रहता, इसको भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो के बाई के क्वार्टरली हाफ ईयरली रहेगा तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, क्वार्टरली हाफ ईयरली में, मंथली में, क्योंकि आर और एन के साथ वहां काम करते ठीक वही चीज यहाँ हो जाएगा। लेकिन सवाल में आपको नहीं मिलेगा विशेष, समझ रही हो ना। अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली हो तो क्या करेंगे, आर को डिवाइड कर देंगे, एन को मल्टीप्लाई कर देंगे, एन और आर को खाली चेंज कर देंगे, फैक्टर वही निकलेगा, ठीक ना। तो बनाइएगा।